फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि कुमार और मैं आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मींस हमारे पास कोई भी सेल है, उसमें आयंस कैसे करंट को कैरी करते हैं और वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। वहाँ पे कंडक्टेंस कम होगी, ज़्यादा होगी, या फिर कैसे हम वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी कि वहाँ पे आयंस कैसे मूव करेगा, और जितना इजीली मूव करेगा उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तो हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज इंटर आयनिक इंटरेक्शन। इंटर आयनिक इंटरेक्शन ये क्या है? इंटर मीन्स दो आयंस के बीच में कैसा इंटरेक्शन है। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे बहुत सारे आयंस, तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है। अगर वहां पर इंटर आयनिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, मीन्स आयंस एक दूसरे को बांध के रखे हुए हैं, तो वहां पर जो मूवमेंट है आयंस की वो घट जाती है, और उसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ आयंस। वो घट जाएगी और उसके साथ ही हमारी जो कंडक्टेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे पास दो आयंस है नेगेटिव पॉजिटिव, अगर उनके बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, इजीली मूव नहीं करेंगे, उसकी कंडक्टेंस अपने आप में घट जाएगी। अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन वीक है तो जो मोबिलिटी ऑफ आयंस है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस भी हमारी जो है वो बढ़ जाएगी। सेकंड फैक्टर है सोल्यूशन या फिर हाइड्रेशन। क्या होता है सोल्यूशन? जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को किसी सोलवेंट में डालते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटता है। तो जब वो टूटने के बाद आयंस के चारों तरफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स अकोमोडेट हो जाते हैं, जब इसके चारों तरफ जो आयंस है वो आके अकोमोडेट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोल्वेशन। मीन्स अकोमोडेशन ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स ऑन दी आयंस। आयंस पे जब सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का अकोमोडेशन होता है उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। हाइड्रेशन कब हो जाता है? जब हमारा सोलवेंट वाटर होता है। अगर हमने यहाँ पे वाटर ले लिया तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब किसी आयन के चारों तरफ अकोमोडेट हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन तब होता है जब हमारा सोलवेंट वाटर होता है। सोल्वेशन में हमारा कोई भी सोलवेंट हो सकता है। अब जो हाइड्रेशन एनर्जी है, अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि जब ये इसके चारों तरफ आते हैं तो यहाँ पर इंटरेक्शन है, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सोल्वेशन एनर्जी। अगर हमारा सोलवेंट वाटर है तो वही एनर्जी हमारी क्या बन जाती है? हाइड्रेशन एनर्जी। जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो जितना ये साइज छोटा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। तो हमारे पास ये आयंस है जो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे लिथियम, हमारे पास ये कुछ कैटायन है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अगर हम यहाँ पे इनकी आयनिक रेडियस देखें तो लिथियम से बड़ा Na पॉजिटिव होता है, उससे बड़ा सोडियम, फिर रुबिडियम, और फिर क्या होता है? सीजियम। जब हम इनको वाटर में डालने के बाद जो लिथियम है, अब लिथियम का साइज छोटा है तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है जिसका साइज छोटा होगा वो आयंस में से इजीली निकल के चला जाएगा और उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितना छोटा आयंस होता है उसका सोल्वेशन और हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होता है। सपोज ये हमारा लिथियम का आयन है और ये हमारा सीजियम का आयन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि छोटा आयन होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा सोलवेंट मॉलिक्यूल्स अकोमोडेट हो जाते हैं, और यहाँ पे कम सोलवेंट मॉलिक्यूल्स अकोमोडेट होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा सोलवेंट मॉलिक्यूल अकोमोडेट होने की वजह से इसका साइज बढ़ जाता है, और जो बल्कि साइज में होता है वो इजीली मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टेंस घट जाती है। तो जितना छोटा कैटायन होगा सोल्वेशन के बाद वो उतना ही बड़ा एक स्पीसीज बन जाता है, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन में इजीली मूव नहीं कर पाता और उसकी कंडक्टेंस घट जाती है। तो यहाँ पे अगर हम कंडक्टेंस देखें तो लिथियम की कम होगी, फिर उसके बाद किसकी होगी? सोडियम, उसके बाद पोटाशियम, फिर रुबिडियम, उसके बाद किसकी होगी? सीजियम।
तो ये नहीं हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि ये छोटा है तो इजीली मूव करेगा, ये बड़ा है तो इजीली मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सॉल्वेशन वाला इफेक्ट लगता है। अगर हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कोई भी सेल है, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसकी कंडक्टेंस मींस जो मूवमेंट है आयंस की वो कैसे अफेक्ट होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो मोबिलिटी ऑफ आयंस है वो भी हमारी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, और कंडक्टेंस भी क्या होगी फिर हमारी, वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मीन्स वो कितना विस्कस है, कितना गाढ़ा है। और जब ज्यादा गाढ़ा कब होता है, जब किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो आयंस ज्यादा होंगे, आयंस ज्यादा होंगे तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी ज्यादा होगा, ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा आयंस को मूव करने के लिए, और उसकी मोबिलिटी घट जाएगी। तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, मोबिलिटी ऑफ आयंस, और फिर हमारी जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कंडक्टेंस भी क्या होगी, घट जाएगी। तो ये हमने अब तक 4 फैक्टर पढ़े। अब जो 5वां फैक्टर है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फिफ्थ इज डाइल्यूशन। ये जो चारों फैक्टर हैं ये हमारे कॉमन रहते हैं जब भी हम कंडक्टेंस की बात करते हैं, चाहे वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो या फिर मोलर कंडक्टेंस हो या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो। पर यहाँ पर डाइल्यूशन में आने के बाद जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं और उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अलग से वेरी करती है डाइल्यूशन पे। और जो हमारी लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट ये अलग से वेरी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि के क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये होता है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। भाई ये इसकी डेफिनेशन है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी दोनों इसी के नाम है, वो क्या होती है कि 1 मिलीलीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस है, और उन आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब बात आती है डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन मीन्स इसको हम एग्जांपल से पढ़ते हैं कि ऑन डाइल्यूशन हमारे पास यहाँ पर ये 100 ml सॉल्यूशन है जिसमें हमने 1 ml यहाँ पर इसको मान लिया कि 1 ml, और 1 ml में हमने मान लिया कि यहाँ पे 50,000 आयंस है। 50,000 क्या है, आयंस। अभी इसका वॉल्यूम कितना, 100 ml। तो अब हमने क्या किया, इसमें 100 ml वाटर और ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया। तो यहाँ पर जो वाटर आ गया हमारा वो कितना हो गया, 200 ml। अब यहाँ पर जो आयंस है, यहाँ पर जो आयंस थे, आयंस इसमें भी सेम है, बट यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से यहाँ 1 ml में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो ऑब्वियसली घटेंगे, तो वो कितने हो गए हमारे, 25,000। अब सपोज कि यहाँ पे 1 ml जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें कितने आयंस बचे हैं, 25,000। तो हमें बताया कि जब 1 ml में ज्यादा आयंस थे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जब 1 ml में आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी अपने आप घट जाएगी। कि कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या, कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंटिंग 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन में जब ज्यादा आयंस होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, 1 ml सॉल्यूशन में आयंस कम होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो ऑन डाइल्यूशन जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस पर ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस घट जाते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। बात याद रखना है कि डाइल्यूशन पर जो के की वैल्यू है वो हमेशा क्या करती है, डिक्रीज, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ही सारा राज छुपा हुआ है कि 1 ml में जितने आयंस हैं उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टेंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हम पढ़ते हैं लैम्डा एम
और लैम्डा इक्विवेलेंट। एक बात याद रखना कि लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट डाइल्यूशन पे दोनों इंक्रीज करती हैं, इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ये बात याद रखनी है कि ये तो घटती है कि और ये दोनों बढ़ती है। इन दोनों को समझने के लिए हम डिबाय-हक्कल ओन-सैगर इक्वेशन पढ़ते हैं जो हम देखेंगे कि लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन पे कैसे डिपेंड करती है। ये हमारी डिबाय-हक्कल ओन-सैगर इक्वेशन है, दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर यहाँ पे m होगा तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स हमने बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग ये है। जब हम लैम्डा इक्विवेलेंट की बात करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो वो हमारी इक्वल होगी लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी। तो यहाँ पे जो ऊपर जो दिखाया गया है दैट इज द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स हमने सॉल्यूशन में बहुत सारा सॉल्वेंट डाल दिया, इनफाइनाइट कर दिया, उसको बहुत ज्यादा कर दिया। अब यहाँ पर जो B है, B इज द डिबाय-हक्कल ओन-सैगर इक्वेशन कांस्टेंट। ये हमारा DHO कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और ये हमेशा डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, कि हमने सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कैसे डाला है, उसके बाद किस टाइप के सॉल्वेंट में डाला है, तो उसका नेचर क्या है सॉल्वेंट का, और तीसरा टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको याद रखना चाहो याद रख सकते हो। उसके बाद हम इसको ग्राफ को समझते हैं। अब यहाँ पे जो लैम्डा एम है ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस है, और ये जो लैम्डा एम इनफाइनाइट है ये हमारी कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब हमने उसमें बहुत सारा वाटर डाल दिया है। अभी जो अंडर द रूट सी है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन। इधर जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, उधर जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, क्योंकि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन घटती है, तो हम उधर जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन हमारी, जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन हमारी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहाँ पे डाइल्यूशन कहाँ पे पहुंच गया, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे डाइल्यूशन क्या है, इन्फिनिटी मीन्स मैक्सिमम डाइल्यूशन है यहाँ पर। तो हमने क्या देखा कि हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो हमारी कंडक्टेंस है, कि हमने देखा कि यहाँ पर जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ रही है, कंडक्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तब भी हमारी ऑन डाइल्यूशन, जब हम उधर जाएंगे तो डाइल्यूशन और डाइल्यूशन के बाद जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है वो भी बढ़ रही है। पहला पॉइंट तो ये कि जो मोलर कंडक्टेंस है और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है डाइल्यूशन पे, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों केस में इंक्रीज करेगी। अब हम इनको सेपरेटली देखते हैं कैसे इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर जो लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस दोनों इंक्रीज करेंगी। पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देख लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सोलवेंट में जाते ही कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, तो वहां पे अल्फा जो होगा दैट इज दी 100%, मीन्स जितने आयंस प्रोड्यूस होने थे वो हो चुके हैं। उसके बाद हमने उसका डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन के बाद उसके जो नंबर ऑफ आयंस है वो तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अल्फा यहाँ पे 100% जितने डिसोसिएट होने थे वो हो चुके हैं। तो अब क्या होगा कि जब हमारे पास पहले सॉल्यूशन था डाइल्यूशन से पहले, तो वहां पे जो आयंस था, आयंस के बीच में गैप कम था, इंटर आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा था, जिसकी वजह से वहां पे जो मोबिलिटी थी उसकी कुछ वैल्यू थी, वहां पे जो मोबिलिटी थी उसकी कुछ वैल्यू थी। जब हमने उसमें डाइल्यूशन किया, सोलवेंट डाला, तो सोलवेंट डालने की वजह से उनके बीच में इंटर आयनिक स्पेस बढ़ा। अब वो इजीली मूव कर सकते हैं, मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। तो इस तरह से दोनों लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा एम दोनों बढ़ जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी जो हमारी लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट है दोनों बढ़ रही है। यहाँ पे क्या रीजन है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी भी अल्फा 100% नहीं होता। तो हम ये मानते हैं कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, जैसे हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, हमने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने के बाद वहां पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बढ़ जाती है डाइल्यूशन। जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, अल्फा हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करती है। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा आयंस होंगे तो कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडक्टेंस इजीली बढ़ रही है। सेकंड पॉइंट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। ग्रेजुअली मीन्स जैसे यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी जो कंडक्टेंस है वो इस तरह से ग्रेजुअली जितना बढ़ रही थी वैसे ही बढ़ रही है।
बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो यहाँ पे आने के बाद एकदम से कितनी वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे इतना और इतना कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, तो इट मीन्स ये ग्रेजुअली बढ़ रही है और ये एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतनी बढ़ जाएगी कि जो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की उससे भी ज्यादा हो जाएगी, उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। जो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, वो हमेशा ज्यादा होती है। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट होगी वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी इससे भी ज्यादा चले, ऐसा कभी नहीं होता। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि लैम्डा इक्विवेलेंट, अब यहां से अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दे, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को, इन कर्व को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दे तो यहां से हमें लैम्डा एम की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। बट जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कर्व को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो क्या हमें इसकी वैल्यू मिलेगी? अब हमें क्या पता ये कहां जाके मिलेगी, तो यहां से हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते किसकी, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब हमने डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया तब हम उसकी वैल्यू इस ग्राफ से नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोलार्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर ये चारों पॉइंट समझ में आ जाते हैं तो उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस पता लग जाता है, ये इसी का इंपॉर्टेंस है। अब हम पढ़ते हैं कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ क्या कहता है कि जब भी हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होंगी दैट विल बी द इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम इसको लिख देते हैं the molar conductance of electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of molar conductance of all ions at infinite dilution present at भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे present at infinite dilution। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास ये कोई भी सोल्ट है AB2, तो ये कैसे टूटेगा, A2 पॉजिटिव प्लस 2B नेगेटिव। अगर हमें इसकी मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है तो लैम्डा m ऑफ AB2 that will be equal to at infinite dilution, that will be equal to lambda m of A2 positive plus 2 into lambda m of B negative। इट मीन्स जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये जितने भी आयंस में टूटेगा तो इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो इक्वल होगी इन सब आयंस की मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर। अब इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लैम्डा इक्विवेलेंट भी सेम यहाँ पे ऐसे ही निकाल सकते हैं हम। लैम्डा इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ AB2 that lambda equivalent of A2 positive and 2 into lambda equivalent at infinite dilution B negative। तो लैम्डा इक्विवेलेंट यहाँ से इजीली निकल जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CaCl2। अब हमें गिवन है
लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ सेल कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये वैल्यू गिवन है हमें 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा एम सी एल नेगेटिव का जो गिवन है दैट इज 76 पॉइंट। तो हमें निकालना है लैम्डा CaCl2। तो अब हमें बताया कि CaCl2 कैसे टूटेगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ये दो में टूट रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी हो जाएगी लैम्डा m ऑफ Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 ऑफ लैम्डा इन्फिनिटिव Cl नेगेटिव, ये कितने गिवन है 119 प्लस 76.3 इंटू 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस तरह से ये हमारा कुल आंसर है कि जब भी हम, और हाँ ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये नहीं कि कुल आंसर से हम ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग की भी निकाल सकते हैं। अब इसकी हम पहली एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 1, इट इज Collar's law से we can determine the lambda m at infinite dilution and lambda equivalent at infinite dilution of weak इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल लेते हैं। जैसे इसको हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl, HCl एंड AAC, ये हमें गिवन है दैट इज 126.4, 425.9 एंड 91 साइमन सेंटीमीटर पर मोल। हमें एसिटिक एसिड की लैम्डा m एट इंफिनिटी निकालनी है। CH3CO को हम AC भी बोलते हैं, और अब हमें इसका निकालना है। अब हमें क्या गिवन है, ये जितने भी ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मीन्स पानी में डालते ही ये कंप्लीटली यहाँ से डिसोसिएट हो जाएंगे और आयंस में टूट जाएंगे। अब कोलार्स लॉ से जो NaCl की मोलर कंडक्टेंस होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू दी Na पॉजिटिव की जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस, और जो मोलर कंडक्टेंस है Cl नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों को सम कर दिया। इसी तरह से हमें तीनों का सम कर दिया, हमें ये वैल्यूज गिवन है। अब हमें इसकी निकाले, तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें किसकी चाहिए, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, मीन्स इसकी यहाँ पे हमारा एक आयन प्रेजेंट है और दूसरा आयन कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे। तो ये दोनों तो हमें चाहिए, तो इन दोनों को तो क्या कर दो, ऐड। ऐड मीन्स जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन दोनों को ऐड कर दो और 1 को माइनस कर दो। 1 को माइनस क्यों किया, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बचेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा है ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारी जो वैल्यूज आएगी दैट विल बी इक्वल टू, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो लैम्डा इन्फिनिटिव H Cl नेगेटिव और यहाँ पे CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव, और माइनस लैम्डा एट इन्फिनिटिव Na पॉजिटिव प्लस माइनस लैम्डा NaCl Cl नेगेटिव। तो यहाँ से Na से Na गया, Cl से Cl, हमारे इन दोनों की बच गई। तो यहाँ से हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 425.9 प्लस 91 माइनस 126, और ये हमारी जो वैल्यू यहाँ से आएगी तो हम इनको निकालेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 390.5 साइमन पर मोल। तो इस तरह से ये हमारी पहली एप्लीकेशन है कि हमें तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस गिवन होगी, तो उनको यूज करके हम प्लस माइनस करके जो वीक वाला है उसकी हम इजीली निकाल सकते हैं। हमारी पहली एप्लीकेशन है कोलार्स लॉ की। अब हम देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन क्या है। Second, we can determine the degree of
डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमारी इक्वल टू होती है दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हो सकते हैं और यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं। अगर हमें अल्फा का पता है तो यहाँ से हम के भी निकाल सकते हैं। तो जो हमारी तीसरी एप्लीकेशन होगी के, यहाँ से हमारा हो जाएगा कि सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो भी निकाल सकते हैं। के क्या है यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे निकाल सकते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.001228 मोलर एसिटिक एसिड इज 4.95 10 की पावर माइनस 7। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमें अल्फा और के दोनों निकालने हैं और हमें क्या क्या गिवन है, कंडक्टिविटी मींस हमें के की वैल्यू गिवन है। के की वैल्यू है 4.95 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर इनवर्स, और साथ में हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और वो भी क्या गिवन है, मोलैरिटी, और ये हमें गिवन है 0.001028 मोलर, और हमें लैम्डा इन्फिनिटी गिवन है दैट 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना, अल्फा एंड के ए। तो अल्फा के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अल्फा के लिए हमें चाहिए लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम। तो ये तो हमारे पास है। अब हमें ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। के की वैल्यू हमें बताया था वो कितनी है, 4.95 इंटू 1000, और कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है ये गिवन है मोलर। तो यहाँ से जो हमारी लैम्डा एम आएगी दैट विल बी इक्वल टू 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ से हमारी लैम्डा एम आ गई तो यहाँ से हम अल्फा इजीली निकाल सकते हैं 48.15 अपॉन ये लैम्डा एम नोट हमें गिवन है 395, और जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ से हम के ए की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं। तो सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, सी कितना गिवन हमें 0.001028, अल्फा 0.1233, इसका स्क्वायर 1 माइनस 0.1233। तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी अराउंड 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। और इसकी एक एप्लीकेशन और है। क्या एप्लीकेशन है वो, एप्लीकेशन नंबर 4, कि हम सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं। सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि वो सॉल्ट जो वाटर या फिर किसी भी सॉल्वेंट में बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पर ये इतने कम डिसोसिएट और डिसॉल्व होते हैं कि 1 लीटर और 100 ml में अप्रोक्सीमेटली इनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पर जो हमारी लैम्डा एम है, जो हमारी के इंटू 1000 होती है, और यहाँ पे जो हम कॉन्सेंट्रेशन लेके चलते हैं मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम मोलैरिटी को सोल्यूबिलिटी मान सकते हैं। तो हम यहाँ से सोल्यूबिलिटी हमारी हो जाएगी के इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस तरह से हम यहाँ से उसकी सोल्यूबिलिटी भी इजीली निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी, सोल्यूबिलिटी निकल जाएगी।